नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी मेहमान। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। आज सुनिए मेहमान। हेम की माँ बाहर से किसी ने आवाज़ दी तो गुजियों को गीले कपड़े से ढककर वे बाहर निकल आई। सच, ऐसा खराब मोहल्ला है, मजाल है जो वे कोई चीज़ छुपाकर बना लें। फौरन जैसे सुगंध पहुंच जाती है सबके यहाँ। बाहर आकर देखा, बिल्लू की मम्मी थी। इधर से निकली थी तो सोचा हेम के हालचाल पूछती चलो। उन्होंने क्षमा याचना के स्वर में कहा। मथुराइन बता रही थी कि हेम कल जा रही है। हाँ, कल ही का टिकट बना है। इतनी जल्दी भेज रही हैं? अरे जल्दी कहाँ, 3 तारीख को महीना पूरा हो जाएगा। तो क्या हुआ चाची, 2 साल बाद तो आई है। 2 महीने तो। अरे बहू, अब अपना कोई जोर है। अब तो वह पराई अमानत है। जितने दिन के लिए भेज दे बहुत है। हाँ, सो तो है, पर देखिए ना, महीना बीत गया और पता ही नहीं चला। लगता है जैसे कल ही आई हो। सच तो है। बिल्लू की मम्मी को किसी तरह विदा करके वे फिर से रसोई में आ गईं। दोबारा कढ़ाई चढ़ाते हुए उन्होंने सोचा, सच ही तो है, महीना बीत गया और पता ही नहीं चला। कल को वह फिर अपने घर चली जाएगी। पता नहीं फिर कब आना हो। जब आने को थी तब मन में कितना हुलास था। हेम आएगी तो ये बनाएंगे, वो खिलाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, उनसे मिलवाएंगे, ये कहेगी, वो सुनाएगी। पर कहाँ, सोचा हुआ कुछ भी तो नहीं हुआ। हेम की सहेलियाँ और रिश्ते की भाभियाँ मिलकर सारा समय चट कर गईं। 1 मिनट को भी लड़की उनके हिस्से में नहीं आती। और तो सब ठीक है, पर काछी मोहल्ले वाले माई थान पर ले जाने की बड़ी साध थी, वह भी पूरी नहीं हुई। वहाँ हर मंगलवार को एक के ऊपर माई आती है। जरा पूछ ही लेती कि हेम के बेटा कब होगा। पर आजकल की लड़कियों को इन बातों में विश्वास ही कहाँ रहा है। हेम तो हाथ जोड़कर कहती है, बस अम्मा, बहुत हो गया। 2 के आगे सोचना भी अब पाप है। और फिर अब तो लड़के और लड़की में कोई फर्क ही नहीं रहा। बस बात वहीं दब जाती। यही क्यों, और भी कितनी बातें मन की मन में रह गई हैं। कहे तो कब, कैसे कहे। हेम की शादी के बाद से वे एक तरह से अकेली पड़ गई हैं। मन की बात कह सकें ऐसा घर में कोई भी नहीं है। बहू से तो हर बात कही नहीं जाती ना। बहू का व्यवहार भी तो 7 दिन एक सा नहीं रहता। उस समय विजय भी कितना पराया लगने लगता है। इनसे कुछ कहने जाओ तो घुड़क देंगे। बस शुरू कर दिया ना सास बहू वाला रगड़ा। तुम लोगों को उसके बिना नींद नहीं आती। विनय तो बस खाने और सोने भर को घर आता है। कहने को डॉक्टरी पढ़ रहा है, पर यह नहीं होता कि कभी अम्मा के पास बैठकर हालचाल ही पूछ ले। कई बार कैसा कैसा दर्द उठा करता है, कभी सीने में, कभी पेट में, कभी जोड़ जम से जाते हैं, कभी सिर पर हथौड़े से पड़ने लगते हैं, कभी पाँव मन मन भर के हो जाते हैं। तब चुपचाप पड़ी रहती हूँ। क्या करूँ, घड़ी भर पास बैठने की फुर्सत किसके पास है। बस भागम भाग मची रहती है। सबसे ज़्यादा क्लेश किए हैं हेम के बाबूजी। पेंशन क्या हुई है, मुसीबत आ गई है। 24 घंटे घर में बैठे चिड़चिड़ाते रहते हैं। जिंदगी भर बेचारी बाबूजी के लिए खटती रही है, हाथ बांधे हाजिरी में खड़ी रही हैं। पर अब उनका भी तो बुढ़ापा है। पहले किसी दौड़ भाग अब होती है भला, पर बाबूजी को जैसे इसका ध्यान ही नहीं है। उन्हें समझाए भी तो कौन। लड़कों को तो जैसे खाने को दौड़ते हैं। हेम ही पास बैठकर शांति से जरा समझा देती तो ठीक था, पर लड़की तो जब से आई है तब से चकरगिन्नी सी घूम रही है।
अम्मा के लिए, बाबूजी के लिए उसके पास 1 मिनट का समय नहीं है। एक तो ढेर सारी सहेलियां, उनसे समय बचेगा तो ननंद भौजाई कभी सिनेमा चली जाएंगी, कभी बाजार निकल जाएंगी। छुट्टी के दिन तो भाई भी शामिल हो जाते हैं। उस दिन फिर या तो लाल घाटी का प्रोग्राम बनता है या बिरला मंदिर का। उनसे कोई झूठ मूठ को भी नहीं पूछता, सब जैसे मानकर चलते हैं कि वे नहीं जाएंगी। बहू ने पूरे 15 दिन की छुट्टी ले ली है। कह रही थी, माँ जी मैंने दीदी के लिए छुट्टियां बचा कर रखी थी, बेचारी इतने दिनों बाद तो आई हैं, यहाँ भी आकर रसोई में हलकान होती रहें, अच्छा नहीं लगता। ननंद भौजाई का ऐसा प्यार देखकर पड़ोसने ईर्ष्या से जल मरती हैं। कल ही मथुराइन कह रही थी, हेम की माँ बड़ी भागमान हो तुम, बहू तो सचमुच लक्ष्मी है तुम्हारी। हमारे यहाँ तो बिंदु का नाम सुनकर ही माथे पर बल पड़ जाते हैं। 3 कमाऊ वीर हैं, पर राखी भाई दूज पर 5 रुपल्ली का मनी आर्डर भी कोई नहीं करता। अम्मा कहाँ हो? हेम आंधी की तरह रसोई में घुस आई थी। चूल्हे की लकड़ी खींचकर वे वहीं बैठी रह गई थी। अम्मा देखो हम क्या लाए हैं, हेम ने बच्चों की तरह किलकते हुए कहा। उन्होंने प्लास्टिक का झीना आवरण खोलकर देखा, साड़ी थी। गहरी हरी चिकनी जमीन पर सफ़ेद और लाल गुलाब खिले हुए थे। क्या कपड़ा है रे ये? चाइना सिल्क है अम्मा। जानती हो कितने की है? कीमत सुनोगी तो गश खा जाओगी। कितने की है? उन्होंने कांपते स्वर में पूछा। पूरे 200 की है। इतना मना करती रही पर भाभी मानी ही नहीं। उनका चेहरा एकदम बुझ गया। उन्हें 50-50 के वे 2 नोट याद आए जो सुबह बाबूजी ने विजय को दिए थे। यहाँ तो अकेली साड़ी ही 200 की है। उनके दिल पर ऐसा हौल बैठ गया कि रिंकी मिंटी के कपड़ों की ओर देखा तक नहीं। बेचारी अपनी अपनी फ्रॉक का डिब्बा लिए नानी के सामने खड़ी रहीं, फिर निराश होकर बाहर निकल गईं। हेम जब कपड़े बदलने चली गई तो उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर बहू ने पूछा, क्या हुआ माँ जी, साड़ी पसंद नहीं आई क्या? नहीं रे, साड़ी तो बहुत अच्छी है, पसंद क्यों नहीं आएगी भला, पर इतनी महंगी लाने की क्या ज़रूरत थी? अब इतने दिनों बाद तो दीदी आती हैं, फिर हम कौन सी 10-5 साड़ियाँ दे रहे हैं, एक ही तो है, वह तो ढंग की हो, ससुराल में दिखाते हुए अच्छा तो लगे। और बच्चों के कपड़े सब हो गया माँ जी, आप चिंता ना करें। बहू की उतनी सी बात के लिए उन्होंने उसके सारे अपराधों को मन ही मन क्षमा कर दिया। अम्मा बाबूजी कहाँ हैं? हेम पूछ रही थी। तेरे लिए रजाई भरवाने गए हैं। आप भी अम्मा? मैंने तो मजाक किया था, हमारे यहाँ रजाई लायक ठंड पड़ती कहाँ है। मैंने तो मना किया था, पर इस घर में मेरी कोई सुनता भी है। तेरे बाबूजी तो आजकल इतने जिद्दी हो चले हैं कि बस। अम्मा, हेम का स्वर एकदम सख्त हो आया। अम्मा, इस बार बाबूजी बहुत थके से लगे, बहुत दुबला गए हैं, बुढ़ापे का शरीर है बेटा। सच अम्मा, चलने फिरने की ताकत है तब तक तुम लोग कहीं घूम फिर लो। बाबूजी भी अब फ्री हैं और तुम्हें भी घर गृहस्थी की चिंता नहीं है। विनय की पढ़ाई तो हो ले, उसकी पढ़ाई से तुम्हें क्या लेना है, वह कोई बच्चा है। रहा रोटी पानी का सवाल तो उसके लिए भाभी हैं, तो देवर भाभी में खूब पटती भी है, तुम लोग निश्चिंत होकर जा सकते हो। अब हेम को कोई क्या बताए कि घर में कैसे कैसे नाटक होते रहते हैं। जरा सी बात का बतंगड़ हो जाता है और फिर 2-2 दिन तक विनय घर का रुख नहीं करता, पढ़ाई के बहाने हॉस्टल में किसी दोस्त के यहाँ पड़ा रहता है। और घूमने जाना क्या इतना सहज है? उसके लिए गठरी भर रुपया चाहिए, कहाँ से आएंगे? हेम की शादी का कर्ज ही अभी नहीं उतरा, विजय की शादी भी बिल्कुल मुफ्त में तो हुई नहीं, फिर विनय की पढ़ाई है, 2 बूढ़े प्राणियों की दवाइयाँ हैं, 30 त्योहार हैं। कई बार तो बहू सुनाकर कहती भी है, सबका करते कराते तो हम बुढ़ा ही जाएंगे।
वे सुनती हैं और खून का घूंट भरकर रह जाती हैं। बहू पर गुस्सा भी आता है और प्यार भी। क्या करे बेचारी, उसकी तो सारी नई नवेली उमंगें कोरी ही रह गई हैं। बुरा तो उन्हें भी लगता है, पर क्या करें। विनय की पढ़ाई पूरी होने तक किसी तरह सब्र करना ही है। फिर वे लोग विनय के पास रह जाएंगे, विजय को कुछ राहत मिलेगी। पर विनय की बहू पता नहीं कैसी होगी। हेम जाते हुए बार बार कह रही थी, अम्मा तुम और बाबूजी सचमुच बहुत भाग्यवान हो। ऐसे आज्ञाकारी बेटे, ऐसी सुशील बहू भला आजकल कहीं ढूंढने से भी मिलते हैं। इससे ज़्यादा और आदमी को चाहिए भी क्या। यह समझ लो कि सारे सुख तुम्हारी झोली में आ गए हैं। बस अब प्रेम से भजन पूजन करती रहो। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। व्यर्थ ही कुछ कहकर उसे दुखाने की इच्छा नहीं हुई। बेचारी खुशी खुशी जा रही थी, निश्चिंत भाव से विदा हो रही थी। उसका मन क्यों खराब करें। उसके अपने घर में क्या कम परेशानियां हैं। लकवे की मारी सास है, कर्कश जिठानी है, ब्याहने को बैठी 2 नंदे हैं। यहाँ बेचारी के 4 दिन हंसी खुशी में कट गए, बहुत हुआ। सुबह सुबह मकान मालकिन ने हेम को चाय पर बुलाया था। यह उनका हमेशा का दस्तूर था। चलते समय हेम को ब्लाउज पीस और बच्चों को रुपए भी दिए थे। हेम सदा की तरह उनका गुणगान करते हुए ही लौटी थी। उस समय यह बात उनके होठों तक आते आते रह गई थी कि मालकिन की चिकनी चुपड़ी बातों में कोई दम नहीं है। उन्हें मकान खाली करने का नोटिस मिल चुका है। 2 महीने की मोहलत मिली है। सब जानते हैं कि 2 महीने में कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। यह भी मालूम है कि इतने कम किराए में अब इतना बड़ा मकान मिलने वाला नहीं है। 300 देने के बाद भी 3 कमरे ढंग के नहीं मिलते। और रेलगाड़ी के से उन डिब्बों में कहाँ तो बेटा बहू रहेंगे और कहाँ वे दोनों प्राणी, और कहाँ बैठकर विनय पढ़ाई करेगा। और 150 यहीं बढ़ा देते तो कोई बात नहीं थी, पर मालकिन को बेटे की शादी करनी है। उन्हें यह मकान चाहिए, रुपए नहीं। हेम से यह सारी गाथा कह भी देती तो क्या हो जाता, पर नहीं कहा गया। स्टेशन से लौटते उन लोगों को 9 बज गए थे। जगह तो अच्छी मिल गई थी ना, उन्होंने अधीर होकर पूछा। जगह तो मिलनी ही थी माँ जी, रिजर्वेशन होता किस लिए है। साथ वाली सवारियां ढंग की तो थी ना। अम्मा विनय साथ में है, सब देख लेगा, तुम चिंता मत करो, विजय ने आश्वस्त किया। तेरे बाबूजी कहाँ रह गए। मंदिर निकल गए हैं, खाने के लिए मना किया है। गाड़ी लेट थी क्या। हाँ 2.5 घंटे। अब क्या पूछें। वे चुप होकर बैठ गईं, जैसे सारे प्रश्न चुक गए हों। रिंकी मिंकी के बारे में पूछना चाह रही थी कि नानी को याद तो नहीं किया, पर मजाक के डर से नहीं पूछा। बहू तब तक कपड़े बदल कर आ गई थी। माँ जी आपके लिए कुछ गरम बना दूं। तुम लोग क्या खाओगे। सुबह की पूड़ियाँ रखी हैं, साग भी है शायद, तो चल वही थोड़ा सा खा लेते हैं। मुझे तो भूख भी नहीं है, पर बिना खाए मरी नींद भी तो नहीं आती। फिर तीनों वहीं रसोई में ही बैठ गए। सुबह की ठंडी पूड़ियाँ, ठंडी सब्जी और थोड़ा सा अचार, बस। पूरे घर में एक सन्नाटा सा खिंचाया था। महीने भर जैसे एक उत्सव चल रहा था जो अब समाप्त हो गया था। एक त्योहार था जो बीत गया था। शांत क्लांत जीवन अपने पुराने ढर्रे पर लौट रहा था धीरे धीरे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।